हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी और कैसे मैंने इंडिया में रहते हुए कनाडा की पीआर ले ली और कैसे मैंने एप्लीकेशन वगैरह खुद फाइल की बिना किसी एजेंट की हेल्प से, और उस टाइम कितनी कट ऑफ गई थी और किन किन परेशानियों का मैंने सामना किया, ये सब। और मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, प्रूफ ऑफ फंड्स की, रेफरेंस लेटर्स की अलग से वीडियोस बना के चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आप भी खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने बाहर जाने का सोचना शुरू किया अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद, और उस टाइम मेरे इतने पॉइंट्स वगैरह नहीं बन रहे थे। थोड़ी बहुत रिसर्च की मैंने, फिर मैंने मास्टर्स डिग्री करने का सोचा ताकि मेरे पीआर के चांसेस ज़्यादा हो सकें। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करी 2 साल। और उस टाइम मैं सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया जाना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि वहाँ पर इनकम भी ज़्यादा है, मौसम बढ़िया है। तो उस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया की सोच रहा था। फिर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने पीएचडी करने का सोचा। थोड़ी रिसर्च की तो देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रोविंसेस पीएचडी कंप्लीट होने के बाद पीआर दे देते हैं। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स वगैरह से कांटेक्ट भी किया, कुछ का रिप्लाईज भी आया और रिसर्च प्रपोजल भी बना के सेंड किया था मैंने। तो फिर ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मास्टर्स करते करते मेरा पढ़ाई से भी मन उठ चुका था, तो एक डबल माइंडेड हो गया था उस टाइम। फिर मेरे कुछ दोस्त कनाडा भी आ गए थे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। उस टाइम ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था और सब कुछ ऑफलाइन था, एजेंट्स के थ्रू ही करना पड़ता था। ना इतने यूट्यूब पे वीडियोस थे ताकि समझ सकें सिस्टम। उनके कनाडा आने के बाद मैंने फिर एक्सप्रेस एंट्री पे रिसर्च किया और देखा कि इसमें तो एक्सपीरियंस होते ही मेरे इजीली पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। तो मैंने फिर नोएडा जाके आईटी में एक जॉब ढूंढी। मेरे एक फ्रेंड है नवरतन, उसके रेफरेंस से मुझे ईजिली जॉब मिल गई। फिर मैंने 2 साल नोएडा जॉब करी, उसके फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद नोएडा मुझे शहर पसंद नहीं आया बिल्कुल, इतना भीड़ भाड़, पोल्यूशन और बहुत अजीब सा शहर है। तो इसलिए फिर मैं चंडीगढ़ मूव हो गया। चंडीगढ़ एकदम शांत सा बढ़िया शहर है। फिर 2 साल चंडीगढ़ जॉब करी। तब तक एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम ऑनलाइन हो चुका था। 2015 में आई थिंक ऑनलाइन हो गया था, और यूट्यूब पे भी और इंटरनेट पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल था। तो फिर मैंने खुद से ही रिसर्च करना शुरू किया और पॉइंट्स कैलकुलेटर में देखा कि मुझे CLB 9 चाहिए कट ऑफ से ज़्यादा पॉइंट बनाने के लिए। फिर मैंने IELTS की तैयारी शुरू की। तो सबसे बड़ा पंगा CLB 9 लेने का था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में लिसनिंग राइटिंग में सही आ गए थे, रीडिंग और स्पीकिंग में नहीं आई। और उसके बाद से मैंने 8 बार एग्ज़ाम दिया और 1 बार रीचेकिंग का दिया। टोटल 9 बार। 9 बार में से 2 बार मेरे लास्ट के 2 टाइम्स CLB 9 आ गए थे। सबसे ज़्यादा मैं अटका स्पीकिंग और राइटिंग में, और वो भी हर बार आधे बैंड से। कभी स्पीकिंग में 6.5 बैंड्स आ जाएं, कभी राइटिंग में 6.5 बैंड्स आ जाएं। तो मेरा लास्ट का स्कोर था टोटल 8 बैंड्स, लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 9, स्पीकिंग और राइटिंग में दोनों में 7 बैंड्स। तो लास्ट के 2 में मेरा दोनों में सेम स्कोर था और दोनों में 8 बैंड थे, और फाइनली CLB 9 आ गया था। और दीपिका ने भी मास्टर्स कर रखी है, एमटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है दीपिका की, तो इसलिए हमारे पॉइंट्स फिर और ज़्यादा बढ़िया हो गए। उस टाइम कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती थी एक्सप्रेस एंट्री में, और मेरे 472 पॉइंट्स बन रहे थे, और मेरे टाइम पे कट ऑफ गई थी 445। हाँ, उस टाइम 450 से ऊपर पॉइंट्स बनना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और कट ऑफ 450 से नीचे ही रहती थी ज़्यादातर। तो 450 के ऊपर इजीली पीआर मिल जाती थी, लेकिन अब तो कितनी पूरा साल हो गया, 470 से नीचे ही मुश्किल से 1-2 बार आई है। CLB 9 लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज सी इंग्लिश थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लगा रहा इम्प्रूव करने में, और कुछ मेरी खुद की स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स भी मैंने बना ली थी इतने बार एग्ज़ाम दे के। और मैं प्रैक्टिस करता था दीपिका के साथ, और लास्ट में तो ये हाल हो गया था कि कंपनी में लंच टाइम में भी मैं फ़ोन पे IELTS की प्रैक्टिस में लगा रहता था, और ऑफिस से आने के बाद भी 1-1.5 घंटे पढ़ के फिर सोता था। काफ़ी मेहनत करवा दी IELTS ने, लेकिन वो चीज़ काम भी आ रही है, क्योंकि उससे काफ़ी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। फिर IELTS क्लियर होने के बाद मैंने ECA अप्लाई किया, मैंने WESA अप्लाई किया दोनों का, और दोनों का उन्होंने मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही
हमारा एक्सेप्ट किया और सर्टिफिकेट आ गया। उन्होंने लगभग 2-2.5 महीने टाइम ले लिया। और फिर ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। और फिर मैंने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट की और नेक्स्ट ड्रॉ में ही मेरा इनविटेशन आ गया पीआर के लिए। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू किए। फिर डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बनवाया रेफरेंस लेटर्स, नोएडा में जो मेरी कंपनी थी उससे, और जो मेरी करंट कंपनी थी चंडीगढ़ में, नोएडा के जो सीईओ थे वो भी बहुत बढ़िया थे और दोनों का एचआर डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग मेरे रेफरेंस लेटर्स बना के मुझे दे दिए। तो उसके बाद मुझे चाहिए था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस में मैंने अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने बनाने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पासपोर्ट में वाइफ का नाम ऐड नहीं था। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस बेस पे आप मना कर सको। तो मैंने क्या किया कि दिल्ली उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सबको मेल डाल दी, उनको सीसी में डाल के। और फिर कुछ दिन बाद उनका रिप्लाई आया और जो चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस वालों ने मुझे बुलाया और फिर मेरा पीसीसी बनवा दिया। इसके बाद मुझे दिक्कत आई फंड शो करने में, क्योंकि अभी 3-4 साल का ये एक्सपीरियंस हुआ था और इंडिया में इतनी सैलरी भी नहीं होती कि हमें 2 बंदों के 10-11 लाख रुपए दिखाने थे। तो इतनी सेविंग्स भी नहीं होती इस उम्र में। फिर हमने पेरेंट्स के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, गिफ्ट डीड एफिडेविट वगैरह बनवाए और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होने के बाद ऑनलाइन सबमिट कर दी। एक्सप्रेस एंट्री ऑनलाइन होने के बाद बहुत इजी हो गया है। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। फिर मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करके पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ, उससे पहले मैं सोच रहा था कि इन पे कंसल्टेंट्स के पास एक बार जाके तो देखना चाहिए क्या कुछ फीस मांगते। तो मैं एक के पास गया, उन्होंने मांगे 2.25 लाख रुपए एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन के लिए, और अगर किस्तों में देंगे तो 2.25 लाख रुपए। और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे खुद इकट्ठे करके उन्हें देने होंगे। वो क्या करेंगे, सिर्फ स्कैन करके अपलोड करके इस चीज़ के वो 2-2 लाख रुपए मांग रहे। तो मैंने सोचा ये तो खुद ही मैं कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या क्या चाहिएगा ये तो सब कुछ बता ही दिया था। 15 नवंबर के आसपास मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी पीआर के लिए, और मेरा पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी 15 जून के आसपास। 30 मई को जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद फिर 1-1.5 महीना आराम से घर रहा, घुमा फिरा, सारे रिश्तेदारों के पास गया, और फिर जुलाई में हम आ गए कनाडा की हमने शुरू में टोरंटो की फ़्लाइट बुक कर रखी थी, टोरंटो जाने का प्लान था। फिर ये हुआ कि विनिपेग जाएंगे, क्योंकि छोटे भाई को मैंने स्पॉन्सर करने का सोचा आगे का, क्योंकि वहाँ पे एमपीएनपी के थ्रू स्पॉन्सर करना इजी है। तो फिर हमने टोरंटो से विनिपेग की एक फ़्लाइट बुक की। तो हम लैंड किए टोरंटो, एक रात वहाँ रुके बीएनबी में, फिर अगले दिन गए विनिपेग हम रहे 4 महीने रहे होंगे। तो वहाँ जॉब्स वगैरह की या कुछ बात नहीं बनी, काफ़ी छोटा शहर है और इतनी जॉब्स वगैरह नहीं थी। फिर हम आ गए सरी, और फ़िलहाल हैं सरी में, काफ़ी बढ़िया जगह है। तो इस तरह से लगभग पूरा कनाडा देख लिया, टोरंटो से विनिपेग से सरी, और विनिपेग से सरी हम तब तक विनिपेग में गाड़ी ले ली थी, और विनिपेग से सरी हम बाय कार आए। तो 2500 किलोमीटर की रोड ट्रिप थी, तो आधा कनाडा ऐसे देख लिया। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अब तक का। तो ये थी मेरी स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस कनाडा की पीआर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।